हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 फोर्थ लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अ सोल्यूट और सब्सटेंस दैट कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोशिएट्स इन ए सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो सोल्यूट और सब्सटेंस जो कि क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए या फिर पूरी तरह से टूट जाए, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दीज आयंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। ये जो आयंस होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्यूशन में, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो फ्लो ऑफ आयंस होता है या फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो अगर मॉलर कंडक्टिविटी का सिंबल है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मॉलर कंडक्टिविटी है इंक्रीजेज करती है, इंक्रीज तो करेगी पर स्लोली करती है। अब स्लोली कैसे इंक्रीज करेगी, जब उसे डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट कैसे किया जाता है, उसमें अगर वाटर वगैरह ऐड कर दें उससे वो डाइल्यूट हो जाता है। और उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो होती है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू ई नॉट एम माइनस ए सी रेज टू द पावर 1/2। इट डिसोशिएट कम्प्लीटली एट मॉडरेट कंसनट्रेशन। मॉडरेट कंसनट्रेशन में क्या होता है पूरी तरह से इसके आयन जो टूट जाते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। जो कंडक्टेंस है सोल्यूशन की वो कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे डाइल्यूशन जो सोल्यूशन की इंक्रीज करती है। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मॉडरेट कंसनट्रेशन में क्या होती है, इनके बीच में जो इंटरआयनिक फोर्सेज होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए तो इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कॉलरोश लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो जो कॉलर साइंटिस्ट था उसने क्या बताया, उसने बोला कि जो ये लॉ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्यों बोला, क्योंकि जो इसमें लिमिटेड मॉलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सम की फॉर्म में। किसकी सम की फॉर्म में, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बनता तो उसमें एनायन और कैटायन दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। उन दोनों की इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है उसके सम के बराबर जो है वो लिमिटेड मॉलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ये उसने बोला। अब ये जो लिमिटेड इक्विवेलेंट मॉलर कंडक्टिविटी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, वो होती क्या है, वो एक अलजेब्राइक सम होता है। किसका अलजेब्राइक सम होता है, लिमिटेड मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट आयन कौन से होते हैं, जैसे एनायन कैटायन जो है उसमें आयन मॉलिक्यूल जो भी जिनसे मिलके वो बना वो सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो जो लिमिटेड इक्विवेलेंट मॉलर कंडक्टिविटी होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होता है, एक अलजेब्राइक सम होता है। किसका, लिमिटेड मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, पहले आता है लैम्डा नॉट प्लस, मतलब कैटायन की बात हो रही है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है किसकी किसकी, कैटायन की भी और एनायन की भी, तो दोनों आप देख सकते हैं उनके सम के बराबर है। तो जहाँ आपको जो लैम्डा नॉट प्लस दिखाई दे रहा है वो लिमिटेड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है किसकी, कैटायन की, और लैम्डा नॉट माइनस दिख रहा होगा वो लिमिटेड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एनायन की, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। पहले हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अ सब्सटेंस विच फॉर्म्स आयंस इन एन एक्वा सॉल्यूशन डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। वो सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर, क्योंकि जब भी एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होती है, आयनाइजेशन होती है। अब ये किस तरह की, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस को एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता, पूरी तरह से टूटता नहीं है अपनी मॉडरेट कंसंट्रेशन पर, उसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हमारे पास एग्जांपल आते हैं जैसे एसिडिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड। पहले हमने स्ट्रॉन्ग पढ़ा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सब्सटेंस जब उसको हम एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता है, ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता। अच्छा, द कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन जो सोल्यूशन की वो इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी सोल्यूशन की बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि जो इंटरआयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती हैं मॉडरेट टेम्परेचर पर यहाँ लो कंसंट्रेशन में भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती।
दीज इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कम होती है हायर कंसंट्रेशन पर। और अगर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू की बात करें तो द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ चेंज करती है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, जब कंसंट्रेशन जीरो का अप्रोच कर जाती है तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरह से टूट जाता है। पर जब लोअर कंसंट्रेशन होती है तो जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की वो काफ़ी कम होती है, इतनी कम होती है कि उसको हम इवन मेज़र भी नहीं कर पाते, ठीक है। किसके लिए? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहाँ मॉडरेट कंसंट्रेशन में तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरी हो जाती है तो उसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, बट यहाँ इतनी कम होती है लोअर कंसंट्रेशन पर कि उसको हम मेज़र भी नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनता है। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है उसमें हमें एक्सटर्नल बाहर से वोल्टेज का यूज़ करना पड़ता है उसकी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर स्ट्रिप। जो सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें क्या होते हैं, 2 कॉपर स्ट्रिप होती हैं, आपको साथ में दिख रहा होगा साइड में बना हुआ है, राइट साइड पे 2 आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे होंगे जो कि दोनों किसके हैं, कॉपर के हैं। और इसको हमने डिप कर रखा है एक एक्वा सोल्यूशन में, किसके, कॉपर सल्फेट के। और अगर हम इसके ऊपर डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसके 2 इलेक्ट्रोड पर तो क्या होता है, जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। डिस्चार्ज कहाँ से होता है, कैथोड से, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव डिस्चार्ज प्लेट, ठीक है। और कुछ एक रिएक्शन जो है कैथोड और एनोड पर होती हैं वो इस तरह से प्रोसीड करती हैं। एट द कैथोड कॉपर मेटल इज डिपोजिटेड। कॉपर मेटल कहाँ डिपॉजिटेड होता है, कैथोड पर। आप रिएक्शन देख सकते हो Cu2 पॉजिटिव एक्वस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एनोड की बात करें जो कि राइट साइड में दिख रहा है आपको, जो कॉपर है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu2 पॉजिटिव आयन में। उसकी रिएक्शन है Cu से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो कॉपर डिजॉल्व हो रहा है यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे, और जो डिपॉजिटेड हो रहा है यानी कि वहाँ रिडक्शन हो रही है कैथोड पे। तो दिस इज़ द बेसिस फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये बेस है किसका, इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच इम्प्योर कॉपर इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑफ हाई प्योरिटी। ये वो प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कॉपर की, जिसमें हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर कॉपर है उसको कन्वर्ट करते हैं किस तरह के कॉपर में, जिसमें प्योरिटी जो वो ज़्यादा हो। तो जो इम्प्योर कॉपर है इज़ मेड एन एनोड। इम्प्योर कॉपर जो है यहाँ एनोड का काम कर रहा है। दैट डिजॉल्व वन पासिंग करंट, जो जैसे ही करंट पास होता है डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। और जो प्योर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कैथोड पर। तो मैनी मेटल्स जैसे मान लें सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव केटाइंस व्हेन नो सुटेबल केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पज। जब ये जो मेटल हैं आपके पास दिख रहे होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनको भी इसी प्रोसेस के साथ जो है उनकी प्योरिटी को बढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके लिए जो रिडक्शन करवानी होती है उनके लिए कुछ जो सूटेबल केमिकल रिएजेंट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम इस इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें आता है हमारे पास फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो माइकल फैराडे था उसने डिस्क्राइब किया था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को, और उसने इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया था, 2 लॉज की फॉर्म में, जिसको हमने बोला लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उसका फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। उसने बोला कि जो केमिकल रिएक्शन का अमाउंट है कि कितनी होगी और किसी इलेक्ट्रोड पर कितनी होगी किस प्रोसेस में, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है कैसे, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, उसने फर्स्ट लॉ में बोला कि जो केमिकल रिएक्शन का अमाउंट है किसी भी इलेक्ट्रोड पर हो रही है, जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जब हम उसमें से करंट पास करवा रहे हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है कि उस इलेक्ट्रोलाइट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, ठीक है। यानी कि
the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to quantity of electricity passed through the electrolyte कि electrolyte में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, चाहे वो सोल्यूशन हो या फिर मेल्ट फॉर्म में हो। सेकेंड लॉ उसमें बोला कि जो अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। उसने बोला जो अमाउंट होता है, जो अलग अलग सब्सटेंस है लिबरेट हो रहे हैं, जब सेम ही, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम ही इलेक्ट्रिसिटी की उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए पास करवा रहे हैं हम, तो जो अमाउंट होगा किसका, डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो लिबरेट हो रहे हैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से पास कर रही है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगी। यानी कि मैथमेटिकली बात करें तो जो एटॉमिक मास है मेटल का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द केटायन, ठीक है। यानी कि Q इज इक्वल टू IT, जहाँ Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, जहाँ यहाँ चार्ज है तो कूलम की फॉर्म में, क्योंकि यूनिट आपको पता है Q के कूलम्स होते हैं। I तो आपको पता है करंट के लिए नोट किया गया है, तो उसको तो हम एम्पियर ही होते हैं उसके SI यूनिट्स, और T है यहाँ टाइम जो कि सेकेंड में मेजर किया जाता है। दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज फेराडे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी उसको हम फेराडे बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल F से। और अगर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करनी हो तो हम यूज़ करते हैं कि जो 1 फेराड है वो किसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, 96,500 कूलम पर मोल के बराबर होता है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर के ऊपर, ठीक है, जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइज करना है, एज वेल एज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब कि किस तरह का इलेक्ट्रोड जो आप यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड ये आ गया कि एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड में आता है जैसे प्लैटिनम गोल्ड हो गए, वो पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, एंड एक्ट्स एज ए सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन, उनका काम ये होता है। Whereas a reactive electrode participates in the electrode reaction, जो reactive electrode होते हैं ज़्यादातर वही यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए। It also depends on the different oxidizing agents as well as reducing species, इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, तभी तो रिएक्शन प्रोसीड होगी। That are present in the electrolytic cell and their standard electrode potential, इन सभी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है किसकी, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल, जिससे क्या किया जाता है, सोडियम मेटल और क्लोरीन बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ किया गया है, किस तरह से कनेक्टेड है एनोड और कैथोड। वाटर की बात करें तो वाटर टूटेगा तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव बनाएगा, और NaCl टूटेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। यानी कि अगर हम नेट रिएक्शन को समराइज करके लिखें तो NaCl जो टूटेगा अब तो क्या बनाएगा, वो Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस, डिसोसिएशन हो रही है ना आइंस की। कैथोड की बात करें तो कैथोड में यहाँ वाटर है, वाटर में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो बनाएगा हाफ H2 गैसेस फॉर्म में और OH नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। इस तरह से एनोड पर क्लोरीन है तो क्लोरीन जब क्लोराइड आयन है तो वो क्या बनाएगा, हाफ Cl2 गैसेस फेज में और प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जो नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन मतलब इन सभी को कंबाइन करके जो बनेगी वो बनेगी NaCl एक्वस प्लस वाटर एक्वस लिक्विड, तो फॉर्मेशन होगी Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस की, और साथ में हाफ H2 गैसेस प्लस हाफ Cl2 गैसेस। ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये हमने एग्जांपल के साथ स्टडी किया है, किसे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को, किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस जो प्रोसीड करती है। तो आज हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म थी कॉलर्स लॉ, ठीक है, उसके बारे में स्टडी किया, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में स्टडी किया, और फिर उस पे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट किस तरह से बनते हैं उनके बारे में स्टडी किया। तो यही आज का हमारा लेक्चर था, और कल का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम स्टडी करेंगे बैटरी के बारे में, बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, प्राइमरी बैटरी क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, और कुछ एक उनके पर बेस सेल उन्हें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।